दोस्तों, आप में से शायद ही कोई होगा जो कोविड-19 को ना जानता हो। 2020 लॉकडाउन्स, मास्क, खाली रोड्स, हॉस्पिटल फुल, डेली डेथ काउंट्स टीवी पर। ऑफिशियली नंबर्स के मुताबिक कोविड-19 से दुनिया भर में लगभग 7 मिलियन से ज्यादा लोग मर गए। और उस वक्त हमें लगा ये मॉडर्न हिस्ट्री का सबसे बड़ा हेल्थ क्राइसिस है। लेकिन सोचो, अगर मैं आपको कहूँ कि हिस्ट्री में एक ऐसा वायरस भी आया था जो कोविड-19 से भी कई गुना ज्यादा खतरनाक था। एक वायरस जो इतना तेज था कि सुबह तक ठीक दिखने वाले इंसान को शाम तक लाश बना देता था। ये बात है वर्ल्ड वार 1 की, जब दुनिया जंग में जल रही थी। वर्ल्ड वार 1 ने ऑलरेडी लाखों जानें ले ली थी। लोग समझ रहे थे कि सबसे बड़ा खतरा गोलियां हैं, बम्स हैं, एनिमीज हैं। लेकिन असल दुश्मन ना यूनिफॉर्म पहनता था, ना बॉर्डर क्रॉस करता था, वो हवा में था। इस कहानी को बाद में नाम दिया गया स्पेनिश फ्लू, लेकिन इस नाम के पीछे भी एक अजीब सी कहानी छुपी है। और इस वायरस ने जो किया, उसने इंसानी हिस्ट्री का रुख ही बदल दिया। उस वक्त दुनिया की पॉपुलेशन लगभग 1.8 बिलियन थी और एस्टिमेट के मुताबिक 5 करोड़ से लेकर 10 करोड़ तक लोग मर गए सिर्फ 2 सालों में। सोचो, हर 30 में से एक इंसान खत्म। ये कितना बड़ा वायरस था, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि कोविड-19 से अराउंड 7 मिलियन लोग की डेथ हुई। लेकिन ये वायरस 5 मिलियन से 100 मिलियन लोगों की जान ले गया। कैन यू इमेजिन? और वो भी उस दौर में जब ना कोई इतनी खास टेक्नोलॉजी थी और ना ही कोई वैक्सीन। और मे भी हो सकता है कि अब आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल आ रहे होंगे। तो बिना किसी देरी के चलते हैं 1980s और जानते हैं कि आखिर क्या वो गलती थी जिसकी वजह से उस वक्त मौजूद दुनिया की 1/3 पॉपुलेशन अपनी जान से हाथ धो बैठी। लेकिन ये वायरस काम कैसे करता है? ये वायरस आमतौर पर सांस के जरिए बॉडी में एंटर होता है। जब कोई बीमार इंसान खांसता या छींकता है तो हवा में छोटे छोटे ड्रॉप्स निकलते हैं। अगर वो ड्रॉप्स तुम्हारी नाक या मुंह के पास आ जाएं, तो वायरस अंदर चला जाता है। वायरस सीधा तुम्हारे लंग्स तक जाता है। लंग्स वो जगह है जहाँ से तुम्हारी बॉडी को ऑक्सीजन मिलती है। वायरस लंग के सेल्स के अंदर घुस जाता है, फिर वो उन सेल्स को यूज करता है अपनी कॉपीज बनाने के लिए। यानी एक वायरस 100 बन जाते हैं, फिर 100 से 1000, फिर हजारों। बॉडी को जब पता चलता है कि कोई गैर आदमी अंदर घुस गया है तो इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। इम्यून सिस्टम बॉडी की आर्मी होती है बेसिकली। अब यहाँ 2 चीजें हो सकती हैं। अगर रिएक्शन नॉर्मल हो, बॉडी वायरस से लड़ती है, बुखार होता है, खांसी होती है, थकान होती है, फिर धीरे धीरे बॉडी जीत जाती है। लेकिन स्पेनिश फ्लू जैसा डेंजरस वायरस क्या करता है? वो इम्यून सिस्टम को ओवर एक्ट कर देता है। इसे सिंपल वर्ड्स में समझो, आर्मी इतनी गुस्से में आ जाती है कि चोर को पकड़ते पकड़ते घर ही तोड़ देती है। बॉडी के डिफेंस सेल्स लंग्स में इतना ज्यादा रिएक्शन करते थे कि लंग्स में पानी और फ्लूइड भर जाता था। जब लंग्स फ्लूइड से भर जाए तो ऑक्सीजन अंदर नहीं जा पाती, इसलिए लोगों को सांस लेने में प्रॉब्लम होती थी। उनकी स्किन नीली पड़ जाती थी क्योंकि ऑक्सीजन कम मिल रही थी। इसे साइंटिफिक लैंग्वेज में साइटोकिन स्टॉर्म कहते हैं। दोस्तों, ज्यादा साइंस की गहराई में न जाते हुए अगर हम आपको सिंपल अल्फाज में कहें तो बॉडी का सिस्टम इतना ज्यादा रिएक्ट करता है कि वो खुद को ही नुकसान पहुंचा देता है। अगर ऑक्सीजन नहीं मिलती तो बॉडी के ऑर्गन्स जैसे हार्ट और ब्रेन काम करना बंद कर देते हैं और फिर इंसान मर सकता है। एक और चीज समझो, वायरस खुद अकेला कभी भी इतना डेंजरस नहीं होता, लेकिन जब लंग्स वीक हो जाते हैं तो बैक्टीरिया भी अटैक कर देते हैं। उस वक्त एंटीबायोटिक्स नहीं थे तो लोग डबल अटैक से भी मर रहे थे। तो सिंपल समरी, वायरस हवा से अंदर गया, लंग्स तक पहुंचा, सेल को यूज करके अपनी कॉपीज बनाई, बॉडी की आर्मी को ओवर एक्ट कर दिया, लंग्स फ्लूइड से भर गए, ऑक्सीजन रुक गई, बॉडी बंद हो गई। ये था इसका काम करने का तरीका। दोस्तों, इस वायरस के फैलने की एक सबसे बड़ी वजह गवर्नमेंट भी थी। जी हाँ, गवर्नमेंट। जब ये वायरस फैल रहा था तो गवर्नमेंट ने इस बात को लोगों से छुपाए रखा और किसी को भी इस बात की खबर ना होने दी कि एक जानलेवा वायरस कितनी तेजी से फैल रहा है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर गवर्नमेंट ने ऐसा क्यों किया, क्यों अपने लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया? इसके पीछे भी एक रीजन था। दोस्तों, ये वायरस जब फैलना शुरू हुआ था तब वर्ल्ड वार 1 चल रही थी। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, कोई भी अपनी पब्लिक को पैनिक में नहीं डालना चाहता था। उन्हें पता था कि अगर ये न्यूज बाहर आई कि हमारी आर्मी में एक जानलेवा वायरस फैल रहा है तो आर्मी कमजोर पड़ जाती और सबसे बड़ी बात, दुश्मन इस बात का फायदा उठाते। न्यूज़पेपर को सेंसर किया गया, रिपोर्ट्स को दबा दिया गया। सिर्फ स्पेन ने ओपनली न्यूज पब्लिश की। स्पेन वार में न्यूट्रल था, इसलिए वहाँ सेंसरशिप कम थी। स्पेन ही वो मुल्क था जिसने दुनिया को इस वायरस के बारे में सबसे पहले इन्फॉर्म किया। और क्योंकि सबसे पहले इस वायरस के बारे में न्यूज स्पेन से आई थी तो जैसे जैसे ये खबर फैलती गई, लोगों ने ये समझना शुरू कर दिया कि ये वायरस स्पेन से आया है। और इसका एक और रीजन ये भी था कि स्पेन के बादशाह को भी इस वक्त ये वायरस हो गया। बादशाह को लगने की वजह से ये और फेमस हो गया और फिर यहीं से इस वायरस का नाम पड़ गया स्पेनिश फ्लू। सितंबर 1980
डॉक्टर्स ने वार्निंग दी कि एक हग परेड कैंसिल करो, वायरस फैल रहा है। गवर्नमेंट ने सोचा कि परेड कैंसिल करने से लोग डर जाएंगे और पैसा कम मिलेगा, इसीलिए उन्होंने हेल्थ रिस्क इग्नोर कर दिया और उन्होंने वायरस के खतरे से ज्यादा इंपोर्टेंस जंग और पब्लिक इमेज को दी। परेड हुई, हजारों लोग एक दूसरे के साथ खड़े, चेयरिंग, सेलिब्रेशन, जिसका नतीजा 3 दिन बाद हजारों हॉस्पिटल ओवरफ्लो हो गए। एक वीक के अंदर हजारों डेथ। क्या ये सिर्फ एक गलती थी या फिर ईगो ज्यादा पावरफुल था साइंस से? और ये पैटर्न सिर्फ अमेरिका तक लिमिटेड नहीं रहा। इंडिया, जो उस वक्त ब्रिटिश रूल के नीचे था, सिचुएशन और भी खौफनाक थी। रिकॉर्ड्स के मुताबिक 1.2 से 1.8 करोड़ लोग सिर्फ इंडिया में मर गए। गंगा के किनारे लाशों का सिलसिला रुकता ही नहीं था। गाँव के गाँव खाली हो गए। लोगों के पास ना प्रॉपर मेडिसिन थी, ना हॉस्पिटल। बहुत से लोग भूख और कमजोरी से पहले ही टूट चुके थे। वायरस ने उन्हें बिल्कुल मौका नहीं दिया। एक और शौक, इस पेंडेमिक के 3 वेव्स आई। डॉक्टर्स उस वक्त वायरस को माइक्रोस्कोप में क्लियरली नहीं देख सकते थे। एंटीबायोटिक्स नहीं थी, वेंटिलेटर्स नहीं थे, सिर्फ मास्क, क्वारंटाइन और दुआ। कुछ शहरों ने जल्द लॉकडाउन टाइप मेजर किए, स्कूल बंद, गैदरिंग कैंसिल। वहाँ डेथ रेट कंपैरेटिवली कम था। जहाँ लोगों ने कहा ये सिर्फ फ्लू है, वहाँ कीमत जानों ने चुकाई। 1920 तक ये पेंडेमिक धीरे धीरे खत्म हो गया, कम हो गया, जैसे कोई आंधी आती है, सब कुछ तोड़कर फिर अचानक खामोश हो जाती है। लेकिन सबसे हैरत अंगेज बात क्या है? हिस्ट्री बुक्स में स्पेनिश फ्लू का जिक्र उतना प्रोमिनेंट नहीं था जितना वर्ल्ड वार 1 का है। जंग के हीरोज थे, विलन्स थे, पॉलिटिक ड्रामा था। यहाँ एक इनविजिबल वायरस, कोई फेस नहीं, कोई स्पीच नहीं, कोई यूनिफॉर्म नहीं, सिर्फ इंसानी बेबसी। क्लाइमेक्स शायद ये नहीं कि कितने लोग मरे, क्लाइमेक्स ये है कि दुनिया ने कुछ वक्त के लिए सब कुछ भूल कर नॉर्मल होना चाहा। लोग थक चुके थे जंग से, दुख से, खौफ से। और जब इंसान थक जाता है, वो सच देखना बंद कर देता है। उस वक्त ना वैक्सीन थी, ना स्पेशल मेडिसिन, ना आज जैसी मशीन। फिर ये वायरस गया कैसे? सबसे पहले बहुत सारे लोग बीमार हो चुके थे। जब कोई इंसान बीमार होता है और फिर ठीक हो जाता है तो उनकी बॉडी के अंदर एक नेचुरल शीट बन जाती है। यानी अगर वही वायरस दोबारा आए तो बॉडी उससे लड़ सकती है। इसे सिंपल अल्फाज में समझो, बॉडी ने उस वायरस को पहचान लिया। धीरे धीरे दुनिया के बहुत ज्यादा लोग पहले ही बीमार होकर रिकवर हो चुके थे, इसलिए वायरस को नए लोग कम मिलने लगे जिनको वो अटैक करे। दूसरी बात, वायरस भी वक्त के साथ थोड़ा कम खतरनाक हो गया। कभी कभी वायरस अपनी पावर लूज कर देता है, वो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं रहता जितना शुरू में होता है। और तीसरी चीज, देर से ही सही, लेकिन लोगों ने गैदरिंग बंद कर दी, स्कूल बंद हुए, लोगों को अलग रखा गया जब वो बीमार होते थे। इससे वायरस धीरे धीरे कम फैलने लगा, लेकिन जब तक वो गया करोड़ों लोग अपनी जान गंवा चुके थे। इस कहानी का सबसे बड़ा दर्द यही है, सोल्यूशन आया लेकिन बहुत देर से। दुनिया की हिस्ट्री में ऐसी बहुत सी कहानियां छुपी हुई हैं जिन्हें या तो दबा दिया गया या इग्नोर कर दिया गया या फिर उन्हें कभी डिटेल्स में समझा ही नहीं गया। और एनालिटिक्स पर हम वही कहानियां निकालते हैं, वो सच जो हेडलाइंस में नहीं मिलता, वो लोग जो स्पॉटलाइट में नहीं आते, वो मोमेंट्स जो क्वार्टरली दुनिया को रुख बदल देते हैं। अगर तुम्हें लगता है कि दुनिया को समझना सिर्फ न्यूज देखकर पॉसिबल है, तो फिर ये सफर यहीं खत्म नहीं होता, ये बस शुरुआत है।